डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ लड़कों ने और कुछ गर्ल्स ने बताया था कि हमें सवाल पूछे थे न्यूमेरिकल के, तो वो हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों को इंक्लूड करके। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से पूछे गए हैं, तो उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे और सॉल्व करेंगे और क्या तरीका रहता है। कोई भी मतलब क्वेश्चन यदि आप पूछोगे ना तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन बस यही है कि आपको कोशिश करनी है। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा जो रिजल्ट है उसको आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 7 पूछा गया कि एक बिंदु आवेश दिया जा रहा है Q1 और आवेश की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं एक चीज आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले सॉल्यूशन एक लाइन में चलते हैं। अपने को दे रखा है कि Q1 2 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब 2 माइक्रोकूलम में इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁶ कूलम। ये 2 मीटर और 1 मीटर जैसे पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, जैसे x है ये y है, इन दो कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। तो स्थिति बताने के लिए हमें स्थिति सदिश की जरूरत पड़ेगी, जैसे xik + yjk होता है। तो उसी प्रकार से इनको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे, तो r1 सदिश रूप में जब लिखा जाएगा तो क्या आएगा, xik + yjk। तो x की वैल्यू तो है 2 मीटर, इसलिए हम लिखेंगे 2ik + 1jk। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो स्थिति सदिश के रूप में हमने लिख लिया कि जब 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए एक तो x डायरेक्शन है, एक y का कोऑर्डिनेट है। x के लिए तो i एक काम सदिश काम में आता है और y दिशा के लिए j। ठीक है, अब दूसरा आवेश दे रखा है अपने को Q2, तो इज इक्वल टू कितना है, -5 माइक्रोकूलम। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, और उसकी स्थिति दे रखी है, जैसे दो आपको आप देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 आवेश दे दिए गए Q1 Q2, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और इसके दे रखे हैं। तो ये R1 पॉइंट को बताएगा स्थिति सदिश, ये जो किसको दर्शाएगा R1 को, ये किसको दर्शाएगा R2 को। तो उसी प्रकार से हम इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये तो आ गया सदिश R1 का मान, उससे उसी प्रकार से इस Q2 के लिए कितना मान आएगा R2 का स्थिति सदिश, वो जाएगा x2ik + y2jk। तो उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो -2 ik + 4 jk। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो जो बात इसमें दे रखी है वो हमें लिखनी है, यानी कि दे रखा है कि एक बिंदु आवेश है वो तो ये 2 माइक्रोकूलम, तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। इसकी स्थिति दे रखी है, तो स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पढ़ा है स्थिति सदिश कैसे निरूपित किया जाता है, xik + yjk + zkk प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसलिए 2 सदिशों में लिख लें। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से दूसरा आवेश दे रखा है वो हमने लिख लिया और इसका स्थिति सदिश लिख लिया। अब क्या बोलता है कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा कि F21 हो जाएगा। ठीक है, और चलेंगे किधर इसमें 1 से 2 की ओर, तो क्या वैल्यू आने वाली है, तो देखिए यहाँ से Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F21। F किसके ऊपर लग रहा है, दूसरे पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है, पहले वाला। तो आपको याद होगा हमने कूलम का सदिश निरूपण किया था, तो वहीं से ये हम लिख रहे हैं। पहले सूत्र लिखते हैं इसका क्या होता है, और ये देखिए कि कौन सी प्रकृति का ये आप देख सकते हो कि Q1 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और Q2 कैसा है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आकर्षण। तो अब देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे F21 की। तो सूत्र लिखेंगे क्या होता है, K Q1 Q2 का परिमाण होता है अपॉन R²। तो R कौन सा आएगा, आपको बताया कि जब 2 1 से की ओर चल रहे हैं, इसके ऊपर लग रहा है, तो 1 से 2 की ओर चलते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे R12 का स्क्वायर परिमाण होता है ये, तो इस परिमाण का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर डायरेक्शन लिखने के लिए हम लिखते हैं R1 2। अब देखिए आपको एक एकांक सदिश की परिभाषा मैंने बताई थी, आपको याद हो तो क्या थी। ठीक है, तो आप देखो एकांक सदिश की परिभाषा मैंने बताई थी कि R12 जो होगा, ठीक है, R12 का जो मान होगा वो क्या होगा, वो होता है सदिश R12 अपॉन
R12 का परिमाण। ठीक है, ये हमने एकांक सदिश की परिभाषा 11वीं क्लास में पढ़ी हो, आपको याद होगी कि एकांक सदिश क्या होता है, किसी सदिश राशि और उस राशि का जो परिमाण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। तो देखिए यहाँ पे ये मान आ रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो क्या आने वाला है, देखिए k q1 q2 अपॉन ये R12 है, तो इसको हम लिख देंगे डॉट में सदिश R12 और नीचे हो जाएगा इसका परिमाण। तो R12 का स्क्वायर तो ऑलरेडी आ ही रहा था, ये तो है ही, पर इसकी जगह हम ये लिखेंगे R12 अपॉन R12 का एक परिमाण, यहाँ पे 2 है ये, और एक और आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं इसे दूसरा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, अब ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि R12 क्या होगा, R1 माइनस R2 कैसे लिखा जाता है वो देखिए। ये तो मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि R12 जो होता है वो सदिश R12 अपॉन R12 का परिमाण, यानी हमने वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा था कि R जो होता है वो सदिश R बटा R का परिमाण होता है, ये सवाल में पूछा गया था, पेपर हुआ था तब, ठीक है। तो यहाँ से F21 का मान आ गया तुम्हारे पास, इसको और सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, F21 इज इक्वल टू ये Q1 Q2 इसका परिमाण तो ऐसा कैसा आएगा अपॉन, अब ये सदिश R12 क्या होता है, देखो हमने बात करी थी R12 तो होगा R1 माइनस R2, ठीक है, और R21 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है, R21 जो हो जाएगा वो क्या आएगा, R2 माइनस R1, ही देख सकते हो, ठीक है। हमें चलना इस तरफ से इस तरफ, मतलब 1 से 2 की ओर। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब आपके पास देखिए क्या है, R1 का मान कितना है, R2 का मान कितना है, वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले R के सदिश R12 की जगह हम क्या लिखेंगे, सदिश R12 की जगह R1 माइनस R2, तो सदिश R1 माइनस R2 की पावर कितनी है 2। और ये ध्यान रखना है, ये एक में इसका सॉल्यूशन आने के बाद में इसका परिमाण निकालना है, फिर यहाँ पर ये सीधा सीधा लिखना है R1 माइनस R2। बस अब इसको सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको तो मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटाने के बाद वैल्यू रखनी है खाली आपको, तो रखिए वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा F21 इज इक्वल टू क्या होगा कि एक की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 का परिमाण, तो Q1 है 2 माइक्रोकूलम, तो ये है 2 × 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 का परिमाण, तो Q2 का परिमाण कितना होगा, माइनस का 5, परिमाण लिखना तो प्लस हो जाएगा, तो 5 × 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में क्या आएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 की वैल्यू रखिए, सदिश R1 की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 1 j माइनस R2 की वैल्यू लिख दीजिए, माइनस का 2i प्लस 4 j, ठीक है, और इसकी पावर कितनी आ रही है, Q, ठीक है। और डॉट लगा करके फिर हमें लिखना है ये। तो देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ, पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ क्योंकि वहां पर लिखने की अपने पास इतनी जगह नहीं है। तो पहले R1 का मान रखेंगे ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये आएगा अपने पास ब्रैकेट में 2i प्लस 1 j माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 2i प्लस 4 j, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई, आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसको कैसे और सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा F21 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 9 × 2 कितना हो गया 18, 18 को 5 से गुणा कर लो 90 इंटू 10 की पावर 6 और 6 कितना हो गया, माइनस का 12, 12 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आएगा, 2i प्लस 1 j, इसको तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 j, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 4 j, ठीक है, ये आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड लगा करके कितना आ रहा है, Q, ठीक है।
अब इसी को सोल्व कर लीजिए तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या आंसर आएगा? देखो 2i के i का वाली टर्म को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना हो गया? 4i के, और 1j माइनस 4j के कितना हो गया? माइनस का 3j के। तो क्या आंसर है इसका? चलो इसको सोल्यूशन कीजिए। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2i के पाएगा, तो 2i के और 2i के कितना हो गया? 4i के, ठीक है। फिर ये माइनस हो जाएगा 4j के और प्लस का 1j के, तो कितना हो गया? जैसे यहाँ पे माइनस का 4j के प्लस का 1j के, माइनस 4 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 3j के। तो ये सब चल जाएगी, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लीजिए, बस इसका आंसर आने वाला है। तो 90 × 10 की पावर माइनस 3, 4i के माइनस 3j के अपॉन ये सेम ही आएगा। इसको सोल्यूशन करोगे तो 4i के माइनस 3j के और इसकी पावर कितनी? 3 है। ये मैग्नीट्यूड है भैया। दो राशियों का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? तो आप देखिए, जैसे आपके पास दो राशियां दे दी जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दो राशियां दे रखी है, जैसे ax i के ay j के, तो इसका परिमाण निकालना हो, कैसे निकालते हो आप? एक मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? जैसे इसको सदिश a लिख रखा है आपने, इस टाइप में है, ax i के प्लस ay j के रूप में। तो इसका परिमाण कैसे निकाला जाता है? तो परिमाण निकालने का तरीका होता है, इसका परिमाण लगाओ, अंडर रूट में क्या हो जाता है? ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, तो हम क्या करेंगे? यह जाएगा 90 × 10 की पावर माइनस 3, 4i के माइनस का 3j के, ध्यान रखना नीचे में पोर्शन क्लियर आ रहा है, अपॉन में। अब इसका बस यहाँ पे ax की जगह तो सिर्फ 4 और ay की जगह कितना है? 3। जैसे ये ax i के, तो ax की जगह तो 4 है, फिर i के पर है, फिर प्लस की जगह, जैसे प्लस की जगह माइनस मान लीजिए एक बार, तो ay की जगह कितना है? माइनस 3 मान लीजिए, और ये j के आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका परिमाण निकालते हैं, एक परिमाण निकालते हैं, तो अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो हम लिख देंगे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है? हमें क्यूब कर, ठीक है। अब इसका क्यूब करोगे तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो जाएगा 90 × 10 की पावर माइनस 3, ये चलेगा 4i के माइनस 3j के, ये तो आएगा, और अपॉन में क्या जाएगा? 125, ठीक है। सोल्व करना इसको, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होगा? 5, और 5 का क्यूब करना, तो 5 × 5 × 5 यानी कि 125। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला इसका एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है। सिंपल से शब्दों में Q1 लिखा, Q2 का मान लिखा, Q2 डिस्टेंस दे रखी है, R1 का मान, R2 का मान, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट में बदलने का तरीका होता है xi के प्लस yj के प्लस zk के, तो उसमें बदला। अब Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, तो हमने कूलाम्ब बल का सदिश निरूपण पढ़ा था, तो F21 होता है K Q1 Q2 अपॉन R, इसका उल्टा हो जाता है R12 का स्क्वायर डॉट R12, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया K Q1 ये। अब ना ये एकांक सदिश होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये सदिश R बटा R का परिमाण, तो हमने परिमाण के रूप में लिखेंगे तो घात 3 हो जाएगी। ये हमने लिख लिया K Q1 Q2 का परिमाण। R12 क्या होता है? R1 माइनस R2, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका क्यूब लगाया, और R1 और R2 की वैल्यू रख करके सोल्व करिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो यदि आपको नहीं समझ आए तो एक बार इस वीडियो को वापस से आप रिवाइज करके देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आपको करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। आप जैसे यदि पेज नहीं छोड़ा तो आगे जाकर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर फर्स्ट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर करना आपको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15, ये भी चैप्टर नंबर 1 से ही है। थोड़ा सा देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बस खाली देखना जाता है कि कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे अब इसमें वैल्यू निकाली जाती है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। तो वापस से समझते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15, चैप्टर नंबर 1 का ही है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब परिमाण कुछ करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 आप देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो
2.0 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यानी कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र E दे रखा है, इसका मान अपने को दे रखा है 2.0 × 10 की पावर -4 और आवेश इलेक्ट्रॉन है। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक नीचे गिरता है। अब इसके अंदर दे रखा है कि क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, पहले तो परिमाण समान रखेंगे विद्युत क्षेत्र का, उसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यानी कि अब की बार डायरेक्शन जो हम बदल रहे हैं। तो अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिरता है, दोनों ही स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। अब ऐसा सवाल तो हमने कहीं पर पढ़ा ही नहीं है कि इस टाइप का प्रोसेस कैसे अपनाया जाए। तो देखिए इस लाइन को एक एक करके समझते हैं, फिर आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो आंसर देखिए। एक मैं आपको डायरेक्शन के लिए एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका उल्टा आपको करना है। देखिए इसमें बोला जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लस का विद्युत क्षेत्र है, प्लस के आवेश के कारण नहीं है, और ये है माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि प्लस हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किधर से किधर रहेगी, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में इधर से इधर चलेगी। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है इसको। बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव प्रकृति का, तो ये किधर जाएगा, माइनस से हम इसको विपरीत दिशा में इसको क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है, यानी कि जो दूरी दे रखी है इसने 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि अगली कंडीशन में इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब की बार परिमाण तो समान रखेंगे विद्युत क्षेत्र का, लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, बदल दी जाती है, दिशा उत्क्रमित करी जाती है। प्लस है वो तो माइनस में और माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, ठीक है। तो अब की बार प्रोटॉन गिर रहा है, कौन गिर रहा है, प्रोटॉन, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो है ही सेम, ठीक है। ये तो डायरेक्शन की बात हो रही है इसकी, बाकी इसका इसमें कोई पॉइंट का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब कोई इतनी दूरी पे गिरता है, तो दोनों ही स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। अब हमारे प्रॉब्लम ये आएगी कि समय निकाले कैसे, ठीक है। दूरी हमें पता है, फिर ये बोल रहा है कि गुरुत्व के अधिमुक्त पतन से तुलना कीजिए, तो आप ये कैसे ज्ञात कीजिए। तो आप देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिरेगा विद्युत क्षेत्र में, तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा, तो विद्युत बल तो आप जानते हो F = होता है Q × E, ठीक है। तो ये इसके विपरीत डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस का E है, आवेश है इलेक्ट्रॉन, इनको क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से त्वरण निकालते हैं, क्योंकि आप देखो जब ये निश्चित दूरी तक गिरेगा, तो आपने एक समीकरण पढ़ा था गति का द्वितीय नियम, वो क्या था, S = ut + ½ a t², ठीक है। यहाँ से आप प्रारंभिक वेग तो हम 0 मान लेंगे, तो त्वरण चाहिए, समय से निकल जाएगा, दूरी अपने को पता ही कितने सेंटीमीटर गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर। तो इम्पोर्टेंट बात किसकी होगी, त्वरण की। तो हमें बल तो पता ही है, ठीक है। तो त्वरण कितना लगेगा, तो त्वरण हो जाएगा A = F बराबर जानते हो आप क्या होता है, ma। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान × त्वरण, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट E। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो त्वरण का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, E/m। ये किसका द्रव्यमान आएगा, इलेक्ट्रॉन का। सेम ही उधर बात करें तो उधर क्या है, प्रोटॉन, लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो हम इसको विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें प्रोटॉन को जब धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करेगा, तो उस समय भी त्वरण कितना जाएगा, प्रोटॉन के लिए त्वरण निकाल रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला आपने, वो कितना जाएगा, वही F/m, और F का मान कितना है, वो जाएगा Q × E होता है, तो Q × E/m द्रव्यमान किसका आएगा, प्रोटॉन का। यहाँ पे द्रव्यमान किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन। आप देखिए दोनों स्थिति में एक में इलेक्ट्रॉन और एक में क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पे आवेश रख दीजिए, प्रोटॉन लिख देंगे E/m। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से दोनों में समय निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो इसमें प्रारंभिक वेग तो जाएगा 0 × t² + ½ a t² आ जाएगा, और ये दूरी आपको पता है कितना सेंटीमीटर गिरती है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या मान आएगा यहाँ से, t² = कितना जाएगा, भाई ये तो टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है। ये दो भाग में इधर आएगा गुणा में, तो क्या आ गया 2s में क्या आ जाएगा 1, और साथ में इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ बचा है हाफ AT²। ठीक है, तो यहाँ से रख करके मान निकालना है। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए सेम ही मान निकाला, जैसे त्वरण का मान निकाला हमने प्रोटॉन के लिए, उसी प्रकार से ये भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। समय का रूट में क्या आएगा, 2 × S, 2 × S अपॉन त्वरण किसका आ जाएगा, प्रोटॉन का। बस मान रखिए, समय का मान वैल्यू आपके पास आसानी से आ जाएगी। तो देखिए 2 सोल्व आपको करना है। दूरी का मान आपको बता रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²। अपॉन में त्वरण, त्वरण का मान आप निकाल चुके, E अपॉन क्या है, अब E का मान तो आप जानते हो, वो तो हो जाएगा E अपॉन M दे रखा, तो M ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फिर आप उसको ऊपर भेज देना। ठीक है, तो देखो ये तो रह जाएगा, ये तो ऐसा कैसा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है, ये रहा 2.0 × 10⁴ वो रख देंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 × 10⁻31। तो रख करके सॉल्व करना है, सेम इसमें बनाना है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान जो आएगा प्रोटॉन का आएगा, और आपको प्रोटॉन का मास मैंने बताया था, वो होता है 1.67 × 10⁻27। आई होप समझ में आ गया होगा। और यदि आपको बोला जा रहा है कि इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए, तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण का मान तो होता है 9.8, और इनके त्वरण के मान आप यहाँ से वैल्यू रख करके निकालो कितना कितना होता है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15। इसको आसानी से आपको समझना है और फिर पूरा सोल्यूशन आपको निकालना है, खाली आंसर निकालने रह गए, वो आपको वैल्यू रख करके निकालोगे, कितना आंसर आया मेरे को बताइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल नंबर 17, और उसमें देखा है कि एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में 2 बिंदु धनावेश दे रखे हैं, 2 आवेश दे रखे हैं, सेम है दोनों, तो 10⁻8 कूलम और 10⁻8 कूलम। क्रमशः बिंदु एक तो पॉइंट दे रखा है 0.1 और y = 0, ये x = -0.01 और y = 0 मीटर पर स्थित है। निम्न बिंदुओं पर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है, मूल बिंदु पर, सेकंड में ये और थर्ड में ये। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसने एक आयताकार निर्देशांक पद्धति, यानी कि आप ग्राफ जानते हो, ये हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, ये y, ये माइनस का x, ये माइनस का y होता है। ठीक है, ये 0 0 इसके मूल बिंदु है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये निर्देशांक पद्धति के अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया। 2 बिंदु धनावेश दे रखे हैं -10⁻8 कूलम। क्रमशः बिंदु कहाँ स्थित है, पहले देखो, ये x = 0.1 और y = 0। तो देखो y = 0 तो इस पॉइंट पे है, इस लाइन पे है, और x = +0.1 दे रखा है, तो किधर चलेंगे, इधर चलना है। तो ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पर x बराबर है 0.1 और y = 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और बड़ा लिख देता हूँ 0.1 और ये 0, ये तो कोऑर्डिनेट आ गया कौन सा, ये फर्स्ट वाला, ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि यहाँ पे एक तो आवेश यहाँ पर स्थित है, वो 10 की पावर कितना आप जानते हो, -8 कूलम। फिर दूसरा दे रखा है -0.1, तो x = -0.1 इधर होगा, ये 0 0 प्लस का, तो इधर जाओगे तो माइनस का, तो ये रहा -0.1 मीटर, और y बराबर कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, ये पॉइंट आगे दो, तो यहाँ पर दूसरा आवेश है q, 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक कोऑर्डिनेट लेना है हमें। पहले तो हमें निर्देशांक के अकॉर्डिंग इसको बदल लिया। अब ये बोल रहा है कि निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा भी ज्ञात करनी है। पहला है मूल बिंदु पर, तो कैसे ज्ञात करोगे मूल बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप जानते हो फॉर्मूला, तो फर्स्ट कंडीशन मूल बिंदु पर निकालेंगे। तो मूल बिंदु पर क्या आने वाला है, पहले आप देखिए विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E बराबर होता है KQ/R²। ठीक है, और सदिश रूप में लिखेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी R3, ऐसे होता है। तो अब देखिए, आपको इधर से निकालोगे इस मूल बिंदु पर, और इसमें निकालोगे इस तरफ। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि भाई अपने को किधर चलना है। इसमें तो देखिए आवेश सेम है, डिस्टेंस भी सेम है मूल बिंदु में। इस जैसे मैं ये बोलूँ कि ये तो फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि E1 का मान कितना होगा, तो E1 का मान क्या आएगा, वो आएगा KQ अपॉन दूरी कितनी है, R का मान कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन आपको मूल बिंदु की तरफ चलनी है,
ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे मैं इसको लिखूं, इधर से इधर चल रहे हैं 1 से 0 की ओर, 1 से 0 की ओर, और इधर से चलेंगे -1 से 0 की ओर। तो आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, एक तो इधर चल रहा है और एक चल रहा है इधर। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, एक बार ऐसे लिख देते हैं, चलो हमने लिख दिया प्लस का आर के मान लीजिए, ठीक है। इधर से इधर E2 का मान क्या आएगा, तो आवेश सेम ही है KQ, क्योंकि आवेश 10 के पावर -8, लेकिन दूरी कितनी है, माइनस का 0.1 का स्क्वायर, तो माइनस का 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, जैसे उसमें तो जा रहे हैं इधर से इधर, और इसमें जाना पड़ेगा हमें उधर। यहाँ हम ऐसे बोलेंगे प्लस में तो डायरेक्शन किस तरफ होती है, बाहर की ओर, और माइनस में होती है अंदर की ओर। तो हम देखेंगे कि इस आवेश के कारण तो इधर चलना पड़ रहा है, और इसके पास अपोजिट, तो E1 में तो चल रहे हैं एक तरफ और E2 में चल रहे हैं विपरीत तरफ। तो दोनों हम यदि जोड़े, सदिश रूप में जोड़ेंगे तो E बराबर क्या आएगा, E1 प्लस E2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको आर के लिख रहा हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस का आर के। दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का मान है, एक माइनस का मान, टोटल विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा खाली वैल्यू निकालिए, और ये देखो कि इसमें दोनों के पास किधर है, तो हम कहेंगे कि मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसमें तो कोई परिमाण नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी कंडीशन देखनी है, अब कहाँ निकालना, 0.2 मीटर पे। तो देखो 0.2 मीटर किधर होगा भाई, 0 किधर होगा, 0 तो भाई इस पे चल रहा है, 0.2 पे निकालना है, तो ये 0.2 और ये 0। अब कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें तो चलेंगे मूल बिंदु से उधर की ओर, और इसमें चलेंगे इस तरह, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों के कारण निकालना है, निम्न बिंदुओं पर परिमाण में दिशा ज्ञात कीजिए। अब सेकंड कंडीशन देखिए, x बराबर 0.2 मीटर पर कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, तो देखो विद्युत क्षेत्र का मान E1 का मान तो कितना आएगा, KQ अपॉन R1 का स्क्वायर आएगा, तो R1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस के कारण डायरेक्शन उधर की ओर कर देंगे, तो मैं ये लिख दूंगा, जैसे इसको आप आर के मान लो, इधर होगा तो माइनस का आर के, ठीक है। तो यहाँ से KQ अपॉन ये R1 का स्क्वायर है, और क्या मान आने वाला है तो बताइए, तो KQ वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है, Q का मान आपको दे रखा है 10 की पावर कितना है, माइनस का 8 कूलम, अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब R1 क्या होगा, R1 होगा कहाँ से कहाँ तक, कि 0.2 तो है ही, यानी कि कहाँ चलना है अपने को, इधर से इधर चलना है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है इसकी, 0.1, साथ में ये दूरी और मिल रही है 0.2, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 0.1 प्लस 0.2 का स्क्वायर। जैसे होता है ना, हमें जैसे केंद्र से और चलते हैं, एक ही तरफ चलना है, यानी कि आप देखो कि 2 आवेश दे रखे हैं, 2 बिंदु धनावेश, तो निम्न बिंदुओं पर हमें परिमाण को ज्ञात करना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी कहने का मतलब है x बराबर 0.2 मीटर पे निकालना, तो कैसा हो जाएगा, दूरी आ जाएगी, ठीक है। और ये प्लस का आर के पाई रहा है, जैसे मैं इसको नोट कर दिया। वैसे E2 का मान कितना आएगा, तो आप देख सकते हो KQ अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये दूरी तो 0.2, ठीक है। फिर इधर चलना है हमें, तो माइनस का क्या आ रहा है, 0.1, क्या आ रहा है 0.1। तो क्या करेंगे इसके अंदर, दूरी तो हमें करनी है, मतलब इसका वैल्यू लेके चलना है, एक में तो आएगा प्लस का, एक में क्या जाएगा माइनस का। तो टोटल देखिए इंपॉर्टेंट बात होती है डिस्टेंस की, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको क्लियर कर दूं, क्या है हमें चलना है, इसके कारण इधर चलना है, तो ये करना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या लिखना है, इधर तो चलना 0.1 से 0.2 की ओर चल रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1 से 0.2 के बीच में 0.1 का डिफरेंस है, इसलिए 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे में कितना आएगा KQ। तो ये देखो ये दूरी तो कितनी है टोटल 0.2, और इधर वाली ये दूरी कितनी होगी 0.1, तो टोटल दूरी कितनी चल रही है इसमें 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का टोटल निकालना, तो दोनों को जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ देना E1 प्लस E2 कर देना, ठीक है। ये वैल्यू रखनी है आपको, और सॉल्व करना है, वो आंसर आ जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन में x बराबर 0.1 से y बराबर, अब देखो x बराबर 0 तो यहाँ पर है, 0.1 चलना तो यहाँ निकालना है, y बराबर 0.1 पर, तो 0 से लेकर 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से 0.1 तक वैल्यू कैसे निकालोगे, अब देखो इन दो आवेशों के कारण निकालना है, एक तो ये और दूसरा, दोनों ही सेम चार्ज है, और सेम चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, बाहर की ओर। तो ये हम मान लेते हैं, इसको हमने E2 दिया, इसको हम E1 दे,
ठीक है। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब क्या होगा, ये आपको वैल्यू पता चल गई कितनी है, 0.1, कितनी है 0.1। अब कैसे इसका मान निकालोगे, तो इसको घटकों में विभाजित करते हैं। तो हम इसको घटक में जब विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये तो आएगा, जैसे इसको हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग थीटा मानेंगे, थीटा माने तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा, इधर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये तो आएगा E2 cos थीटा, ये E1 cos थीटा, ये दोनों साइन थीटा के फैक्टर आ जाएंगे, E1 sin थीटा और इधर ही E2 sin थीटा। तो कौन सा फैक्टर जुड़ेगा, कौन सा घटेगा, तो आप देखिए cos थीटा तो E1 E2 का मान सेम है क्या, तो KQ/R² होता है, दूरी होती है ये निकालनी है, दोनों की दूरी सेम नहीं आएगी, इधर भी 0.1 है, इधर भी 0.1 है, इधर भी 0.1, इधर भी 0.1, ठीक है। तो वो हम यदि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो क्या आएगा, तो देखो ये दोनों मान तो एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से हट जाएंगे, खाली ये साइन थीटा वाले जुड़ेंगे। तो क्या मान आएगा थर्ड कंडीशन में, E1 टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, ठीक है। क्या होगा, अब देखो ये पूरा लंबत है, यदि हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो टोटल कोण होता है 90 डिग्री, और दो इक्वल पार्ट में लेके चलते तो कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री कंडीशन में आपको निकालना है, E1 और E2 का मान सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, E sin 45 और E2 sin 45, ठीक है। E1 sin 45 लिख देते हैं इसको, दोनों का सेम करना है, तो कितना हो जाएगा 2E of sin 45 डिग्री। अब sin 45 का मान तो आप जानते हो 1/√2 होता है, E का मान निकालना तो 2KQ/R², sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो K का मान रखिए, Q का मान रखिए, R² कितना आएगा, ये आप कर्ण स्क्वायर निकाल लो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, जैसे R² बराबर क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके यहाँ पे R की वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल है वो तो आप कीजिए, इसके अलावा आगे जो एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप फिर से एक बार बता दीजिएगा कि नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।